आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पुरानी बुक में चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका एक टॉपिक, और ये 3 पार्ट में, 3 से 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी, ये आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? एक जीव जो है अपने पूरे जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, मतलब जीव को ज़िंदा रहने में जो हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, और जैव प्रक्रम में 4 मेन होते हैं। पहला है पोषण। ठीक है, पोषण मतलब कोई भी चीज़ का खाना, उसके बाद उससे उसके पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना, ये पूरा जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पोषण। पोषण के बाद अब मान लो पोषण हो गया, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए हमारे ब्लड में, लेकिन उससे एनर्जी भी तो प्राप्त करनी है। तो उससे जो एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो होती है श्वसन। अब ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए हर एक भाग तक जो पोषण है वो पहुंचना चाहिए। तो वो एक दूसरे भाग से पहुंचने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो प्रक्रिया है वो कहलाती है वहन। और उसके बाद अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है तो उसको भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो वो हानिकारक हो सकता है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। ठीक है, जो कि एक मनुष्य के अनुरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं जनन। ठीक है, तो ये एक जीव के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, या प्रजनन जिसे आप कह लो, प्रजनन या जनन, ये एक जीव के जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक जीव के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक जीव के खुद के जिंदा रहने के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। फिलहाल एक जीव के जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक प्रक्रम है उन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, और उसमें ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला है उसमें आपका पोषण। तो पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण होता है भोजन का ग्रहण करना, उसको पचा हुआ भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग। ठीक है, ये पूरा जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं पोषण। अब पोषण जो है ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। पोषण के आधार पर जीवों को, जितने भी जीव है उसको 2 समूह में, मूलतः 2 समूह में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है आपका स्वपोषण और विषम पोषण। जो जीव, अगर हम स्वपोषण की बात करें तो जो जीव अपना पोषण स्वयं करते हैं उसे कहते हैं स्वपोषण। जैसे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं स्वपोषण, स्वपोषी, और जो स्वपोषी जो पोषण करते हैं उसे स्वपोषण। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ हो, ये ध्यान रखना है, यहाँ कौन से अजैव पदार्थ, ठीक है, अजैव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। पौधे कौन से अजैव पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। तो अजैव पदार्थों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश की से अपना भोजन जब बनाते हैं, यह कहलाता है स्वपोषण। और जो ऐसा करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। उदाहरण है आपके हरे पौधे। हरे पौधे के अलावा एक शैवाल जो है, एल्गे, ये भी करते हैं स्वपोषण, लेकिन इसमें अलग तरीके का, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन इसमें अलग तरीके से भोजन बनता है। ठीक है, तो फिलहाल हरे पौधे और शैवाल। उसके बाद विषम पोषण, जब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, और दूसरे कितने? स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, और स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे मानव या अन्य जीव। अब इसमें एक क्वेश्चन डाउट आता होगा कि घर पे तो आप कहते हो आपकी मम्मी खुद खाना बनाती है, तो क्या वो स्वपोषी हुई? तो नहीं, एक्चुअल में खाना बनाते नहीं, वो खाना पकाते हैं। खाना पकाना और खाना बनाने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बनता जो रॉ मटेरियल है वो तो पेड़ों से ही आता है ना, तो इसीलिए जो जीव पेड़ों से इस्तेमाल चीज़ों से अपना खाना पाते हैं वो कहलाते हैं विषमपोषी या विषम पोषण, वह तरीका। अब स्वपोषी पोषण,
अगर हम स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रोपिक। इंग्लिश के थोड़े टर्म्स भी आप लोग ध्यान रखा करो, क्योंकि आगे चल के आपको साइंस इंग्लिश में ही पढ़नी है अगर आपको साइंस लेना है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है स्वपोषी, जब हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है, जैसे शैवाल। और प्रकाश संश्लेषण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थ जो लिए जाते हैं उसमें ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और मतलब उससे पदार्थ से ऊर्जा बनाता है, उसको संचित करता है। और ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ले जाते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है उसको क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किससे? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और इसमें जो आपका ये रिएक्शन देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है ये कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और पानी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसका जो नाम है ये कार्बोहाइड्रेट का, ये है ग्लूकोज। इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में ग्लूकोज ही कहते हैं। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है और वैसे ग्लूकोज। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, निकलता है ये उत्सर्जित होता है ऑक्सीजन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे ऑक्सीजन गैस नहीं रिलीज़ करेंगे या नहीं छोड़ेंगे, और हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, तो अब प्रकाश संश्लेषण में अगर देखें क्या क्या चाहिए, कच्चे सामग्री क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो सबसे पहला है उसमें सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हो, क्लोरोफिल हमेशा होता है पौधों में, जल भी हमेशा मिलता है, लेकिन हमेशा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख जो है वो है सूर्य का प्रकाश। उसके बाद क्लोरोफिल जो पौधे की पत्तियों में होता है, पत्तियों में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जल जो है वो मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये 4 मेन कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें होता क्या है इस प्रक्रिया में? सबसे पहले क्लोरोफिल ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से आ रही है उसको अवशोषित करता है, और उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और उसका इस्तेमाल जल के अणुओं को तोड़ने में, और किस में तोड़ता है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित करने में किया जाता है। जो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना, वाटर का जो विद्युत अपघटन, तो वहाँ तो विद्युत हो रहा है, लेकिन उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसके साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया करके वो कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 प्रमुख प्रक्रियाएँ होती हैं। फिर उसके बाद एक प्रकाश संश्लेषण, ये पत्तों में एक छिद्र होते हैं जिसे सूक्ष्म छिद्र, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र क्या होता है? जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर जाती है। ठीक है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, जब अधिक जल हो जाए पौधों के अंदर तो उससे जल निकलने का, वाष्प के रूप में जल निकलने की प्रक्रिया भी इसी रंध्र द्वारा होती है। रंध्र की अगर देखें तो इसमें ये होता है द्वार कोशिका, जिसे हम गार्ड सेल, ये छिद्र है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस होते हैं इसके। मेनली आपको ये स्ट्रक्चर होता है रंध्र या स्टोमेटा का। ठीक है, ये पत्तियों पे नीचे तरफ होते हैं, और सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते। ये जो पार्ट है ये बंद हो जाता है, खुल जाता है। अगर पानी की कमी है तो ये बंद रहेंगे, पानी जैसे ज़्यादा हो गए खुल जाएंगे। गैसों के आदान प्रदान के लिए भी ऐसा होता है। अगला है विषमपोषी, तो स्वपोषी हो गया। नेक्स्ट है विषमपोषी। अब विषमपोषी में 3 तरह के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण मतलब होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कि जिसमें पूरे के पूरे प्राणी को निगल लिया जाता है, अंतर्ग्रहण करते हैं। कोई भी जीव जो है पूरे भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, और उसके पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य, आप खाना खाते हो तो एनर्जी आपको तुरंत खाना खा के तो नहीं मिलती। वो खाने को आप जो भोज्य पदार्थ है उसको आप
अंतर्ग्रहण करते हो, फिर वहाँ पर उसका पाचन होता है, तब अवशोषण होता है, तब ऊर्जा मिलती है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें होलोजोइक, जिसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण अंतर्ग्रहण हो जाता है, ये कहलाता है प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसका उदाहरण है अमीबा और मानव। इसके अलावा मृतजीवी पोषण, जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसका उदाहरण है फफूंदी या कवक। ठीक है, कवक। और इसके अलावा जो मशरूम है वो इसके उदाहरण है। परजीवी पोषण, जो अन्य जीवों के शरीर के या तो अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनको मारते नहीं है, ध्यान रखना, उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसका उदाहरण है जैसे पौधों में होता है अमरबेल, और हमारे या आजकल मनुष्यों में जो है जूं होती है, जोंक पानी में बहुत बार लग जाता है ना आपके पैरों पे। ठीक है, फीता कृमि, पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी परजीवी पोषण होता है, जिसके लिए आप जो बहुत बार जो कृमि की दवाई खाते हो ना, तो वो भी इसी को दूर करने के लिए। तो इस तरह की ये 4 हैं आपके पैरासिटिक या परजीवी पोषण। क्लियर हो गया। अगला है अमीबा में पोषण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका डायग्राम आ जाता है। तो अमीबा में अभी हमने पढ़ा कैसा पोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संपोषण। तो अमीबा में होता है प्राणी संपोषण। हमने क्या कहा था कि खाद्य का अंतर्ग्रहण कर लेता है। यहाँ खाद्य कण है तो ये अपने इस पैरों को आगे बढ़ाता है, और ये जो आगे बढ़ाता है इसको हम कूटपाद या पादाप कहते हैं। ठीक है, मतलब सूडोपोडिया या इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते हैं, इसमें पादाप मतलब ये फॉल्स फीड, मतलब एक्चुअल में ये होते नहीं हैं लेकिन ये लगते हैं इनके पैरों की तरह। इससे ये खाद्य का ग्रहण करते हैं और एक खाद्य रिक्तिका जिस वैक्यूल बनाते हैं, और खाद्य रिक्तिका से इसका अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण करने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी का। और अब इसमें जो वेस्ट पदार्थ है, जो उत्सर्जित पदार्थ है, उसको बाहर की ओर, वर्ज्य पदार्थ को बाहर की ओर बहिर्गमन करके बाहर छोड़ देते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, तो ये 5 इसमें प्रमुख जो चरण हैं अमीबा में पोषण के। और अमीबा में देखें तो सबसे पहले पादाप की सहायता से घेर लेता है, फिर खाद्य रिक्तिका बनाता है, फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, और फिर बचा हुआ जो अपच है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जिससे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। फिर है पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में भी इसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें जो कूटपाद या पादाप नहीं बनते, उसमें होता है पक्षाभ। पक्षाभ मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। जैसे मान लो इस तरह का ये है, अब यहाँ से भोजन ग्रहण करना है इस एरिया से, तो इसके यहाँ पे बहुत सारे बाल होते हैं। तो कोई भोज्य पदार्थ अगर यहाँ आया है तो इस बालों की सहायता से ये यहाँ तक पहुँचता है और तब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और जिस तरह से अमीबा में हुआ, फिर इसी तरह से इसमें भी होता है। तो एक विशिष्ट पदार्थ विशिष्ट स्थान से ही इसका ग्रहण किया जाता है, और वो होता है पक्षाभ के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद है मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण की अगर हम बात करें तो मनुष्यों में पोषण जो होता है, इसमें भी सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन को आप मुंह के द्वारा अंदर लेते हो, फिर उसका पाचन किया जाता है। ठीक है, पाचन करने के बाद अवशोषण होता है। अवशोषित करने के बाद उसका एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र या स्वांगीकरण जिसे हम कहते हैं, और फिर बहिक्षेपण, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले अंतर्ग्रहण जो किया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आहार नाल। आहार नाल जो स्टार्ट होता है वो मुख्य रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित होती है। मुंह से खाना एंटर होता है और अपशिष्ट पदार्थ गुदा से शरीर से बाहर निकलती है। तो मुंह से गुदा तक ये आहार नाल विस्तारित एक लंबी नली है। सबसे पहले मुंह में क्या होता है? दांत, जीवा और लार ग्रंथि और शर्करा। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर जीवा के द्वारा उसको लार के साथ पूरी तरह मिला दिया जाता है, और ये लार जो है वो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस, ये लार कहते हैं। और उस लार में एंजाइम होता है अमाइलेज, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, इस एंजाइम को बहुत बार आपको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, हिंदी में समझ लेना।
सेलिवरी अमाइलेज या अमीलेज एंजाइम भी समझ लो। तो सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है और ये हमारे लार में होता है। यही कारण होता है कि अगर आप ब्रेड को कुछ देर तक चबाओ तो ब्रेड चबाने के बाद थोड़ी मीठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेड में होता है स्टार्च और हमारे लार के साथ मिक्स होके वो मीठी बन जाती है, शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम के कारण ही हो पाता है। अब भोजन हमारे मुंह में हमने तोड़ फोड़ कर दिया, उसको अमाइलेज मिक्स कर दिया। अब उसके बाद अच्छा, इसी कारण से एक चीज़ ध्यान रखना, जो फास्ट फूड जैसे हम कहते हैं, तो फास्ट फूड में क्या होता है, जल्दी जल्दी आप खाना खा लेते हो और उसमें अधिकतर स्टार्च ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही से ही बना होता है। लेकिन क्योंकि आप जल्दी से उसको निगल जाते हो तो उसमें लार प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाता, और क्योंकि उसका लार नहीं मिलेगा तो अमाइलेज एंजाइम उसके ऊपर काम नहीं करेगा और तब वो अच्छे से पाचन उसका नहीं हो पाता है। इसीलिए उसे हम फास्ट फूड कहते हैं और इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक होती है वो। अब नेक्स्ट है भोजन, जो है भोजन ग्रसिका, ये जिसे हम ईसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस। स्पेलिंग थोड़ी सी ओ इसका साइलेंट होता है, ठीक है, एसोफेगस या ओइसोफेगस आप कह लो, लेकिन एक्चुअल में होता है ईसोफेगस। तो इसमें जो है ये आपका ई है, तो ईसोफेगस में आपका मुंह से आमाशय तक भोजन जाता है और ये क्रमाकुंचक गति, ये ध्यान रखना, कौन सा गति, क्रमाकुंचक गति, क्रमाकुंचक पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां संकुचित होती हैं और शिथिलन होती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके तब ये खाना पहुंचाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह का ग्रसिका है, ये एक फूड पाइप है, तो इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि खाना ऐसे चला जाए। तो ईसोफेगस में जो जाता है ये भोजन ग्रसिका में, तो इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपका यहाँ से इस तरह से भोजन चला जाता है। क्रमांचुक गति का मतलब होता है जैसे भोजन आया इस तरह से, ऐसा होता है, ये पहले कांटेक्ट होता है, इसमें सारा भोजन आ गया, फिर धीरे धीरे भोजन नीचे की ओर आता है, ये फैलता है, ऊपर बंद होता है, फिर इसमें भोजन इकट्ठा हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर ये बंद होता है और ये नीचे फिर फैलता हुआ इस तरह से जाता है। इस तरह की गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचक गति, ठीक है, जिसमें संकुचन और शिथिलन होता है और इसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगला है अमाशय। अमाशय में भोजन जाने के बाद अमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियाँ, जिससे 3 चीज़ें निकलती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष्मा क्या करता है, सुरक्षा करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्योंकि बहुत ही प्रबल अम्ल है उससे सुरक्षा करने का काम करता है श्लेष्मा। अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है अम्लीय माध्यम तैयार करता है पेप्सिन के लिए, और पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अगला है अमाशय के बाद, और ये अम्ल से और पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। तो पेप्सिन काम कब कर पाता है, HCl की उपस्थिति में। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है क्षुद्रांत का, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो क्षुद्रांत, या जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, इसमें एक तो आंत, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। ये जो फाइनल जो लास्ट में होता है, लेकिन इससे पहले उसमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे यकृत या लिवर या पेंक्रियाज। यकृत कहते हैं लिवर, और अग्न्याशय कहते हैं पेंक्रियाज। इससे अलग अलग श्रावण प्राप्त होता है। यकृत से मिलता है पित्तरस, पित्तरस में होता है पित्त लवण, और पित्त लवण वसा से बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण, ठीक है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करना कहलाता है इमल्सीकरण। और ये किससे होता है, पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण के कारण। और अग्नाशय से आता है अग्नाशयिक रस। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 एंजाइम होते हैं, एक अमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम आपने पढ़ा था, एक सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो सलाइवा से आता है। तो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कौन करता है, आपका लाइपेज एंजाइम। तो ये तीनों एंजाइम कहाँ से आते हैं, अग्नाशय के रस से।
ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो पाचन के लिए एंजाइम भी सिक्रेट करता है और हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है, अभी आपने पढ़ा ना, नहीं आप पढ़ोगे आगे चल के, तो इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है अग्नाशय और पाचन के लिए रस भी वो बनाता है। उसके बाद दीर्घ दीर्घ रोम में होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। जो विलाई, जो जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स छोटी आंत में होते हैं, ये उंगली नुमा आकृति होती है, ये अवशोषण करती है और उसका क्षेत्रफल बढ़ा देती है। इन्हीं के साथ अलग अलग नसें जुड़ी होती हैं जो अवशोषित करके और यहाँ से खून जो ब्लड है या रक्त है, इसी के साथ ये अवशोषित करके रक्त में भेज देती हैं। तो रक्त जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है इस दीर्घरोम के साथ, और दीर्घरोम छोटी आंत से सिक्रेशन लेता है और उसका जो स्रावित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद उसको आगे भेजता है। ठीक है। अब यहाँ पे तो पाचन पदार्थों का अवशोषण हो गया। अब बाकी जो पदार्थ है जैसे जल का अवशोषण और बाकी जो वर्ज्य पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये बृहदांत्र का या बड़ी आंत का काम होता है। ठीक है। तो इस तरह से पाचन से ये अब प्रक्रियाएं होती हैं। तो पाचन में ये काम होता है और दीर्घ रोम से ब्लड में चला गया। अब ब्लड से वहन होना है, सभी पार्ट तक पहुंचना है, वो हम आगे पढ़ेंगे, और उसका फिर श्वसन होना है। तो ये हम अगले क्लास में करेंगे। इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आप देखो इसमें तो मुंह से जाता है खाना, मुख गुहा जो आपका ये है, ग्रसिका जिससे अंदर जाता है, फिर यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस। ठीक है। और अमाशय में निकलता है HCl जठर रस, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। और अग्नाशय से आपका 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, अभी देखा ना आपने, लाइपेज और ट्रिप्सिन और अमाइलेज, ये 3 एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से। फिर बृहदांत जिसे हम कोलोन कहते हैं, बृहदांत में पानी का अवशोषण होता है और वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। क्षुद्रांत में होते हैं आपके दीर्घरोम जो कि पानी जो अवशोषित करने का कार्य करते हैं, और उसके अलावा ये बाकी चीज़ों का डाइजेशन भी अच्छे से करवा पाते हैं। और गुदा से शरीर के बाहर, गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। और ये परिशेषिका जैसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, ये बृहदांत का एक भाग होता है। ये अपशिष्ट अंग होता है, इसका यूज़ नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो यह मानव जो है पाचन तंत्र के मुख्य पार्ट है। तो 3 इसमें होता है। लार ग्रंथि, अगर हम देखें तो आहार ग्रंथि, आहार नली और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है पाचन तंत्र, जिसमें लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय ये होती हैं। ठीक है। तो ये लार ग्रंथियाँ जिससे लार निकलता है, यकृत जिससे पित्त रस और पित्त लवण होता है जिसके अंदर, अग्नाशय जिससे 3 एंजाइम निकलते हैं। तो पाचक ग्रंथियाँ ये 3 होती है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं, और आहार नली ये हमारे पाचन तंत्र का मेन पार्ट है। तो इस तरह से पाचन हमने पूरी तरह से कर लिया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर साइंस JV चैनल।